कम से कम 4 करोड़ भारतीयों का कत्ल हुआ। ये जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गजेटियर, लेनिन मार्क्स के लेख आदि सब बताते हैं। आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, जय सरदार, नमस्कार। हम आज आप सभी को एक कोई नया टॉपिक है विमुक्त जनजातियों को लेकर के। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये विमुक्त जनजातियाँ कौन हैं। विमुक्त जनजातियाँ वो जातियाँ हैं जिन्होंने 1857 लड़ा था और जीता था। उसके बाद में गद्दारी हुई, बाद में 1857 हारे, करोड़ों करोड़ों की तादाद में उनका कत्ल और नरसंहार हुआ, उनकी जर जोरू ज़मीनें लूटी गईं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन पर आईपीसी, सीआरपीसी और नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 से लगा करके 31 अगस्त 1952 तक लागू रखे। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट थे। 11 बार अंग्रेजों ने लागू किए, वो कंटिन्यू लागू रहे। इन कौमों को जो है जराइम पेशा के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रिटिश विद्रोही किसान जनजातियां थीं। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले भारत के किसान थे। उन किसानों ने 1833 के 3 कानूनों का विरोध करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की और अंततः वो लड़ाई 1857 में पूरे देश में लड़ी गई और अंग्रेजों को दिल्ली से भी हाथ धोना पड़ा। 7-8 महीने तक दिल्ली आज़ाद रही। उसके बाद में अंग्रेजों गद्दारी हुई। जवाहरलाल के दादा मोतीलाल के पिता जो दिल्ली के शहर कोतवाल थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करवा करके उनको पेश किया और दिल्ली में कम से कम 5 लाख लोगों का कत्ल किया गया। आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत में कम से कम 1 करोड़ भारतीयों का कत्ल हुआ। पूरे भारत में कम से कम 4 करोड़ भारतीयों का कत्ल हुआ। ये जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गजेटियर, लेनिन मार्क्स के लेख आदि सब बताते हैं। यहाँ भारत में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। यहाँ पर उन जो लड़ने वाले आज़ादी की लड़ाई की लड़ने वाले भारतीय थे, जो खूनी संघर्ष जारी किए थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने 1857 से 1947 तक बहुत बुरी तरीके से कुचलने के लिए उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कानून थे कि जंगली जानवर की तरह उनको खदेड़ कर मारते थे, शिकार करते थे। मित्रों, उन पर जिन जातियों पर पहले 1871 में नोटिफाइड किया, ये नोटिफाइड एज ए क्रिमिनल एक्ट 1871 में, और वो एक्ट 11 बार अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए और अंततः आज़ादी जब मिल गई तो सरदार पटेल जी ने कानून बनने के पहले इन 2.5 करोड़ से अधिक कौमों को अंग्रेजों की जेल से निकाला और उनके लिए ठक्कर बापा एंगर कमेटी बिठाई और कहा हम इनको मान और सम्मान देंगे। लेकिन सरदार पटेल नहीं रहे तो नेहरू जी ने 31 अगस्त 1952 को जो है कहा कि हम इसको इन एक्टों को हटा रहे हैं, रिपील कर रहे हैं। लेकिन नेहरू जी ने धोखा दिया इन कौमों को और कहा कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को हैबिचुअल एक्ट, जिसे आदतन कानून 34 कहते हैं, हैबिचुअल एक्ट 34, आदतन कानून 34 के नाम से देश में इन हम भारतीयों पर लगा दिया, जो आज भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय एनवी रमना साहब ने भी मोदी सरकार को कहा है कि ये देशद्रोह का कानून आज भी भारतीयों पर क्यों लागू, इसको हटाइए जल्दी से जल्दी। और इस पर अभी तक मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन करेंगे, मुझे पता है। तो मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये इसके लिए हमने सरकार ने अभी तक आयोग पर आयोग बैठाए। इसमें कुछ जजमेंट हैं। जजमेंट के अलावा मैं बता देना चाहता हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बाद में हमने जो सरकार ने आयोग बिठाए हैं, मैं उन आयोगों के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले बापा ठक्कर कमेटी, ये 1947 से 49 के बीच में सरदार पटेल ने बिठाई थी। इसके बाद में
दूसरी कमेटी अयंगर कमेटी 4950, इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी, इसी में सब कुछ है। तो क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में है। इस कमेटी की रिपोर्ट को ही कांग्रेसी चाट गए, दबा गए, छुपा गए, आज तक इसकी कोई चर्चा नहीं करता। इसके बाद में जब डॉक्टर लोहिया ने शोरगुल किया तो तीसरा आयोग बैठा, यूएन ढेबर कमेटी, इन 1960 में बैठी। उसके बाद में फिर उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। इसके बाद में बीएन लाकूर कमेटी बैठी 1965 में, फिर उसको भी नहीं लागू किया गया। इसके बाद में बैठी 5वें नंबर बैठी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1968 में, उसको भी नहीं लागू किया गया। इसके बाद में ये सब चलता रहा।